गुड इवनिंग। हम लोग आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक +2 का केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री प्रारंभ करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब विद्युत रसायन। विद्युत रसायन के तहत हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग उसको पढ़ने से क्या बेनिफिट पाएंगे, हम लोग को उसको पढ़ने से क्या क्या फायदे मिलेंगे, हम लोग उसको क्यों पढ़ेंगे, ये सब बातों की जानकारी होगी। तो विद्युत रसायन चैप्टर छोटा है लेकिन बहुत ही काम का है। आप देखते हैं स्विच ऑन करते हैं और फैन चलने लगता है, तो आखिरकार स्विच के पास कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आया होगा, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पंखा को दिया गया और वह पंखा नाचने लगा। उसी तरह से स्विच ऑन करते हैं, बल्ब जलने लगता है, टेलीविजन चलने लगती है, कार दौड़ने लगता है, ट्रक चलने लगती है, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सब चलता है। तो सभी जगह इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उपयोग होता है। तो बिना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझे हम लोग उसके विषय में ठीक से समझ नहीं पाएंगे। तो आज हम लोग उसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि आपको समझना है इस चैप्टर में कि आखिरकार इससे क्या हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो चैप्टर का नाम यहाँ लिखा हुआ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पहली बात हम बता दूं कि यह 2 शब्द के मिलने से बना है। कितने शब्द के मिलने से बना है? 2 शब्द के मिलने से बना है। एक इलेक्ट्रो, एक क्या है? इलेक्ट्रो, और दूसरा शब्द क्या है? केमिस्ट्री। यानी 2 शब्दों के मिलने से बना कौन कौन? इलेक्ट्रो एंड केमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युतीय ऊर्जा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युतीय ऊर्जा। और केमिस्ट्री से तात्पर्य है हमारा केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी यानी रासायनिक ऊर्जा। एक आपका है विद्युतीय ऊर्जा, एक आपका है रासायनिक ऊर्जा। तो चैप्टर का शाब्दिक मीनिंग क्या हो गया? इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिस्ट्री मतलब केमिकल एनर्जी। यानी यहाँ पर हम लोग इस चैप्टर के तहत इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी, विद्युतीय ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा में क्या परस्पर संबंध होगा, इसी का अध्ययन हम लोग करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग किसका अध्ययन करेंगे? विद्युतीय ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा के विषय में। विद्युतीय ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा के विषय में बहुत आसान है दोनों को समझना। समझेंगे तो पहले हम लोग यह लिख सकते हैं कि रसायन विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत विद्युतीय ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा के बीच परस्पर संबंध का अध्ययन करते हैं
इलेक्ट्रो केमिस्ट्री कहलाता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाता है। यानी इस चैप्टर के तहत हम लोग किसके विषय में पढ़ेंगे? विद्युतीय ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा के बीच क्या संबंध है उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। उसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहेंगे। क्या डिफिनीशन लिखा हमने कि रसायन विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत विद्युतीय ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा के बीच संबंध का अध्ययन करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाता है। मतलब इस चैप्टर के तहत हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के विषय में अध्ययन करेंगे। किसके विषय में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी के विषय में अध्ययन करेंगे। अब हम लोगों को यह देखना है, समझना है। तो यहां से दो टर्म हम लोगों को मिला। एक टर्म मिला इलेक्ट्रिकल एनर्जी और एक टर्म मिला केमिकल एनर्जी। इससे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं सो देखिए। तो दो टर्म है। एक टर्म आपका क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी और दूसरा क्या है? केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी। ये दो शब्द को लेकर के चलना नहीं। अब दोनों में आपस में परिवर्तन आप देख रहे हैं। एक तीर इधर गया है, एक तीर इधर गया। इसका मतलब है रिवर्सिबल है कि आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल सकते हैं, केमिकल एनर्जी को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे? उसके लिए कुछ डिवाइसेस हैं। उसके लिए कुछ क्या है? डिवाइसेस हैं। जैसे सबसे पहले कि अगर आप पहला केस आप देखेंगे कि केमिकल एनर्जी को जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेंगे। पहले किसको किस में चेंज करेंगे? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जब चेंज करेंगे तो यहाँ एक सेल पढ़ेंगे हम लोग। वो सेल कौन सा होगा? उस सेल को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रो केमिकल सेल। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक और ये सेल, विद्युत रासायनिक सेल। या इसी का दूसरा नाम है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल या इसी का तीसरा नाम है वोल्टेइक सेल। वोल्टेइक, तीन नाम से ये प्रचलित है। कौन कौन? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल। तीनों सेल एक ही है और तीनों का काम क्या है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदलना। रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलेगा? विद्युतीय ऊर्जा में बदलेगा। किस ऊर्जा में बदलेगा? विद्युतीय ऊर्जा में। तो इसको आप ऐसे डिफाइन भी कर सकते हैं कि ऐसा सेल, ऐसी व्यवस्था, ऐसा एपरेटस जहां रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदला जाता है, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल। जैसे सिंपल, आपके घरों में बैटरी होगा। उस बैटरी में आप देखेंगे, बैटरी सबके घर में होता है। आपके घर में एवरेडी बैटरी होगा जो टॉर्च में लगता है, निप्पो बैटरी या मोबाइल में बैटरी रहता है, या फिर क्या बोलते हैं उसको, टीवी का जो होता है रिमोट, उसमें बैटरी होता है, एसी के रिमोट में बैटरी होता है।
आप इन्वर्टर में बैटरी का यूज करते हैं, गाड़ी में बैटरी का यूज करते हैं, तो बैटरी आप लोगों ने देखा होगा। उस बैटरी के अंदर रसायन रखे हुए रहते हैं, केमिकल रखा हुआ रहता है। क्या रखा रहता है? केमिकल रखा रहता है। वह केमिकल आपस में प्रतिक्रिया करता है, वह केमिकल आपस में रिएक्ट करेगा और उस केमिकल की जो ऊर्जा है, उस रसायन की जो ऊर्जा है, उसकी ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा कहलाएगी। और वह जब आपस में रिएक्ट करेगा, आपस में मिलेगा, आपस में प्रतिक्रिया करेगा, तो वही रासायनिक ऊर्जा विद्युतीय ऊर्जा में परिणत हो जाएगी, विद्युतीय ऊर्जा में चेंज हो जाएगा। और उस विद्युतीय ऊर्जा का हम लोग उपयोग फैन चलाने में, एसी चलाने में, टेलीविजन चलाने में, गाड़ी चलाने में करते हैं। तो आप यहां समझ गए होंगे कि इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में या गैल्वेनिक सेल में या वोल्टेइक सेल में क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिणत किया जाता है। दूसरा केस यहां यह भी हो सकता है। इसका जो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, वह एग्जाम्पल है डेनियल सेल, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है? डेनियल सेल है। अब दूसरा केस हम यह देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करना है किस चीज में? केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस चीज में चेंज होगा? केमिकल एनर्जी में चेंज होगा। मतलब यहां जो सेल काम करेगा वह सेल कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कौन सा सेल? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, यानी विद्युत अपघटनी, विद्युत अपघटनी सेल। कौन सा सेल? विद्युत अपघटनी सेल। जैसे कि यहां पर क्या करना है, हम लोग को विद्युतीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना है। विद्युतीय ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलना है? रासायनिक ऊर्जा में बदलना है। तब विद्युतीय ऊर्जा हमको देना है और वहां से प्राप्त क्या होगा? रासायनिक ऊर्जा। तो बहुत सारे रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती है जो अपने आप नहीं होती है, उसको विद्युत दिया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है, तब वह आपस में उसका इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, ब्रेक डाउन होता है और वहां से हम लोगों को रसायन मिलता है। और रसायन की ऊर्जा क्या कहलाती है? रासायनिक ऊर्जा। जैसे आपको सोना जो मिलता है, जिसका अंगूठी बनाते हैं, चैन बनाते हैं, वह सोना अयस्क के रूप में रहता है, वह सोना जमीन के अंदर है। कॉपर मिलता है, जमीन के अंदर है, उसको बाहर ला करके हम लोग विद्युत विच्छेदन करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं और वहां से हम लोग सोना, कॉपर, जिंक प्राप्त करते हैं। तो वहां पर क्या हुआ कि हम लोग विद्युतीय ऊर्जा दिए, वह बदला किस ऊर्जा में? रासायनिक ऊर्जा में। तो दो प्रकार का कन्वर्शन होगा। यही हम लोग का मेन थीम होगा कि रासायनिक ऊर्जा विद्युतीय ऊर्जा में बदलेगा तो हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। विद्युतीय ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा तो उसको कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये दोनों शब्द आप लोग समझ गए होंगे, तो नोट कर लीजिए। नोट कर ले। अब हम लोग बारी बारी से पहले पढ़ेंगे ये, उसके बाद पढ़ेंगे इसको। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल से।
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और वोल्टेइक सेल और गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल, अब आप देखिए ये होता क्या है। इसको तो परिभाषा हम पहले लिख देते हैं कि वैसा सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिणत किया जाता है विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। विद्युत रासायनिक सेल क्या है? ऐसा सेल जो पहले हम बता चुके हैं, रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलेगा? विद्युतीय ऊर्जा में बदलेगा। वैसे सेल को हम लोग क्या कहेंगे? विद्युत रासायनिक सेल, जिसका एग्जाम्पल क्या है? जिसका एग्जाम्पल है डेनियल सेल। डेनियल सेल, डेनियल सेल कौन सा सेल एग्जाम्पल है? डेनियल सेल। अब यह जो डेनियल सेल है, इसको हम लोग पहले समझते हैं। तो डेनियल सेल समझने से पहले हम लोग पहले यह समझे कि इलेक्ट्रोड क्या होता है। इलेक्ट्रोड, तो इलेक्ट्रोड सब लोग जानते होंगे, बैटरी में देखते होंगे, एक पॉजिटिव छोर होता है, एक निगेटिव छोर होता है, एक प्लस एक माइनस। तो इलेक्ट्रोड का मतलब हुआ कि एक ऐसा क्षण, एक ऐसा रॉड, इलेक्ट्रोड रॉड के रूप में भी हो सकता है, प्लेट के रूप में भी हो सकता है, वायर के रूप में भी हो सकता है। तो एक ऐसा रॉड, ऐसा प्लेट या ऐसा छड़ जो जिसके द्वारा विद्युत धारा का संचालन हो सके, उसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोड। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड। यह जो इलेक्ट्रोड होता है, यह इलेक्ट्रोड हम लोग कैसे बनाएंगे? तो इलेक्ट्रोड बनाने का जो मेथड है कि आप मेटेलिक छड़ ले लीजिए, मेटेलिक रॉड, और यह जो मेटेलिक रॉड है, इस मेटेलिक रॉड को उसके अपने आयन, उसके अपने विलयन, अपने सॉल्यूशन, अपने इलेक्ट्रोलाइट में मिलाना। अगर आप ये देखो कि यह एक इलेक्ट्रोलाइट हम ले लिए और इसमें इसका विलयन मिला दिए, ये रॉड मिला दिए, इसका छड़ है, ये मेटल का छड़ है, तो मेटेलिक रॉड, और इसमें ये विलयन हम ले लिए इसका, इसी का हम लोग साल्ट ले लिए या विलयन ले लिए। तो ये साल्ट है, इस साल्ट को आप लोग इलेक्ट्रोलाइट भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट भी कह सकते हैं और सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। तो बनाएंगे कैसे हम लोग इलेक्ट्रोड? इलेक्ट्रोड बनाने के लिए हम लोग को कुछ नहीं करना है। जिस मेटल का इलेक्ट्रोड बनाना है, उस मेटल को हम रॉड के रूप में ले लेंगे और उसी मेटल का साल्ट, उसी मेटल का साल्ट इलेक्ट्रोलाइट के रूप में ले लेंगे। जिस चीज का भी इलेक्ट्रोड बनाना है, उसको हम लोग रॉड के रूप में ले लें, प्लेट के रूप में ले लें, वायर के रूप में ले लें, नहीं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे इलेक्ट्रोड, जैसे हाइड्रोजन गैस है,
तो वो तो न रॉड के रूप में मिलेगा, न वायर के रूप में मिलेगा, न प्लेट के रूप में मिलेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। लेकिन बेसिकली दिमाग में आपको ये रखना है कि इलेक्ट्रोड का मतलब एक छड़ है, एक रॉड है, एक वायर है, जिसको हमको उसके साल्ट में, उसके इलेक्ट्रोलाइट में डुबा के रखना है। तो वह बन गया एक इलेक्ट्रोड। क्या बना? एक इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड समझ गए होंगे। अब जो यह इलेक्ट्रोड है, यहां देखिए, यह दो टाइप के होंगे। इलेक्ट्रोड कितने टाइप के होंगे? दो टाइप के होंगे। वो कौन कौन? वो देखिए, यह जो इलेक्ट्रोड है, यह इलेक्ट्रोड दो टाइप का होता है, एक एनोड और एक कैथोड। एक एनोड और एक कैथोड। इलेक्ट्रोड कितने टाइप के होंगे? दो टाइप के होंगे। कहां? इलेक्ट्रोकेमिकल से या सभी जगह। अब इसमें एनोड जो होगा वह हमेशा लेफ्ट साइड में होगा। किस साइड में होगा? लेफ्ट साइड में होगा। लेफ्ट साइड में एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और तीसरा बात कि यह लेफ्ट साइड में होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और यह निगेटिव होगा। क्या होगा? निगेटिव। एनोड क्या होगा? निगेटिव होगा। क्या होगा? निगेटिव होगा। एनोड निगेटिव। यह कहां पाया जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड में। और ये क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। और ये कैसा होगा? तो ये निगेटिव होगा। एनोड कहां मिलेगा हमको? बाएं साइड। एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब हम लोग क्या जानते हैं? मतलब जानते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का त्याग। जहां भी इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है उस घटना को हम लोग ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। 11th क्लास के रिडॉक्स चैप्टर में पढ़े होंगे। और एनोड निगेटिव होता है। तो चार बात हम लोगों को याद रखना है। एनोड कहां होगा? लेफ्ट साइड। ऑक्सीडेशन होगा इस पर। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यह निगेटिव होगा। उसके विपरीत कैथोड में चलेंगे तो एनोड का उल्टा कैथोड। तो एनोड अगर लेफ्ट साइड है तो कैथोड कहां होगा? राइट साइड होगा। कहां होगा? राइट साइड। कैथोड। ऑक्सीडेशन का उल्टा क्या होगा? तो रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का उल्टा क्या होगा? रिडक्शन। और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। और तीसरा बात कि यह पॉजिटिव होगा। क्या होगा? यह पॉजिटिव होगा। इतना बात तो आप समझ गए होंगे। इलेक्ट्रोड कितने टाइप के होंगे? टू टाइप के होंगे। कौन कौन? एनोड और कैथोड। एनोड कहां होगा? लेफ्ट साइड में होगा। कैथोड कहां होगा? राइट साइड में होगा। एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन होगा। एनोड कैसा होगा? तो निगेटिव होगा। कैथोड कैसा होगा? तो ये पॉजिटिव होगा। क्या होगा? ये पॉजिटिव होगा। तो इतना बात आप लोग लिख लेंगे। लिख लिए। अब हम लोग इसको मिटाते हैं। फिर चले आना है कि यहां हम लोग एग्जाम्पल कौन सा लिए हैं? डेनियल सेल। कौन सा सेल? डेनियल सेल।
तो यह जो डेनियल सेल है, मतलब यहां पर केमिकल एनर्जी चेंज होगा किस चीज में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये बात हमेशा ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, वोल्टेइक सेल हो, गैल्वेनिक सेल हो, उस सब का मतलब कि क्या होगा? उद्देश्य एक ही है, केमिकल एनर्जी को किस एनर्जी में चेंज करना? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना। अब हम लोग डेनियल सेल को बनाते हैं। तो डेनियल सेल जो होता है बेसिकली दो चीजों का बना होता है, एक जिंक का और एक कॉपर का। एक जिंक है डेनियल सेल, ऐसा सेल है जो दो चीजों से मिलकर बनेगा। डेनियल सेल कितने चीजों से मिलकर बनेगा? दो चीजों से। वह चीज कौन कौन है? एक कॉपर है और एक जिंक है और एक क्या है? कॉपर है। जिंक अधिक क्रियाशील होता है, जिंक अधिक क्रियाशील और कॉपर कम क्रियाशील। यानी जिंक की तुलना में कॉपर की क्रियाशीलता क्या है? कम है। आप यह समझिए, इस दोनों से मिलकर बनेगा कौन? डेनियल सेल। डेनियल सेल में दो चीजें, एक जिंक है, एक कॉपर है। कॉपर कम रिएक्टिव है और जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। दोनों धातु ही है, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की क्षमता है, लेकिन दोनों की क्रियाशीलता अधिक होने के कारण, रिएक्टिविटी अधिक होने के कारण, दोनों में जिंक की रिएक्टिविटी अधिक होने के कारण जिंक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो इलेक्ट्रॉन यह ज्यादा क्रियाशील है तो इलेक्ट्रॉन ये त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन ये देगा। कॉपर भी इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन कॉपर की क्रियाशीलता कम है, जिंक पहले दो इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो स्वाभाविक है अब कॉपर को इलेक्ट्रॉन देने वो नहीं देगा, क्योंकि जिंको देगा और कॉपरो देगा तो मामला खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन सड़क पर टहलने लगेगा और सबको करंट मारते चलेगा। तो क्या होगा? इसकी क्रियाशीलता ज्यादा होने के कारण अब क्या होगा कि यह देगा तो ये लेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग, तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। यानी कॉपर का इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, जिंक का इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। अब क्यों त्याग करेगा, क्यों ग्रहण करेगा, ये समझ गए? क्योंकि इसकी क्रियाशीलता अधिक है, इसकी क्रियाशीलता कम है, तो ये त्याग देगा, तो मजबूरन इसको क्या करना पड़ेगा? उसको ग्रहण करना पड़ेगा। तो यही डेनियल सेल किस चीज से मिलके बना? कॉपर तथा जिंक से, जिसमें जिंक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और कॉपर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो अभी पहले बताया, इलेक्ट्रॉन त्यागने की घटना ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होता कहाँ है? एनोड पर। कहाँ होता है? एनोड पर। एनोड किस साइड होता है? तो लेफ्ट हैंड साइड। तो हम जिंक का इलेक्ट्रोड बनाएंगे कहाँ? लेफ्ट हैंड साइड। और कॉपर का इलेक्ट्रोड, कॉपर पर हुआ रिडक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इसका मतलब वहां रिडक्शन हुआ, अवकरण हुआ। अवकरण होता कहाँ है? कैथोड पर। और कैथोड कहाँ है? राइट साइड में है। तो कॉपर का इलेक्ट्रोड राइट साइड में और जिंक का इलेक्ट्रोड लेफ्ट साइड में बनेगा। ठीक है, समझ गए? तो आप लोग को यह दिमाग में रखना है, डेनियल सेल में जिंक का इलेक्ट्रोड बनाना है कहाँ? लेफ्ट साइड में। और कॉपर का इलेक्ट्रोड बनाना है कहाँ? राइट साइड में। क्लियर है? तो अब हम लोग डेनियल सेल बनाते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं? डेनियल सेल बनाते हैं। अब डेनियल सेल में स्वाभाविक है दो इलेक्ट्रोड बनाना है, एक जिंक का और एक कॉपर का। तो जिंक का और कॉपर का इलेक्ट्रोड जब बनाएंगे तो आप समझिए जरा कि हम इलेक्ट्रोड बनाना बता दिए हैं।
इलेक्ट्रोड आप कैसे बनाएंगे पहले तो लेफ्ट साइड में किसका लिखना होगा, ये बायां साइड है और ये दायां साइड है, तो बायां साइड में किसको लिखेंगे, जिंक को, और दायां साइड में किसको लिखेंगे, कॉपर को। तब पहले हम लोग जिंक का इलेक्ट्रोड बनाते हैं। किसका इलेक्ट्रोड बनाते हैं, जिंक का। तो हम क्या बताए थे, जिंक के इलेक्ट्रोड में पहले आप एक ये जिंक बर्तन ले लिए, बीकर ले लिए, इस बीकर में हम लोग क्या मिला देंगे, इस बीकर में हम लोग डाल देंगे किसका छड़, जिंक का छड़। किसका छड़ है, ये जिंक का है। और ये बीकर में इसका साल्ट ले लिए, विलियन ले लिए। कौन सा चीज ले लिए, विलियन ले लिए, इलेक्ट्रोलाइट ले लिए। तो इसका विलियन हम लोग ले लिए। अब ये किसका है, तो ये जिंक का है। किसका है, ये जिंक का है। और ये की कौन सा विलियन है, तो ये जिंक का विलियन हम लोग ZnSO4 ले लेंगे। कौन ले लेंगे, ZnSO4। तो एक इलेक्ट्रोड बना लिए ये जिंक का। अब हम लोग कॉपर का इलेक्ट्रोड बनाते हैं। कॉपर का इलेक्ट्रोड बना लिए। फिर इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कॉपर सल्फेट ले लिए। क्या ले लिए, कॉपर सल्फेट। दो इलेक्ट्रोड बना लिए, एक जिंक का इलेक्ट्रोड और एक कॉपर का इलेक्ट्रोड। समझ रहे हैं बात। इलेक्ट्रोड बनाना हम सिखा दिए हैं कि जिंक का छड़ ले लिए हैं, तो उसी का साल्ट हम इलेक्ट्रोलाइट के रूप में डाल करके इसको डुबा दिए। एक इलेक्ट्रोड बन गया। कॉपर का छड़ ले लिए, उसके के साल्ट में हम इसको डुबा दिए, तो एक कॉपर का इलेक्ट्रोड बन गया। अब इसका हम लोग परिपथ पूर्ण करेंगे। तो परिपथ पूर्ण करेंगे तो क्या होगा कि यहां से हम इसको अब जोड़ेंगे, ऐसे करके जोड़े। यहां बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं और तब यहां से, चूंकि गैल्वेनोमीटर इसलिए लगाएंगे कि ये पोटेंशियल डिफरेंस को मापेगा कि आखिरकार इससे जब करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक करंट जब पास होगा, तो स्वाभाविक है कुछ न कुछ वोल्ट तो होगा। तो कितना वोल्ट पास करेगा उसको मापने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, गैल्वेनोमीटर। अब देखिए कि यहां से यहां तक ये पहुंच गया। अब जब पहुंच गया तो आप समझिए ये क्या है हमारा, ये हमारा एनोड है। ये क्या है हमारा, ये हमारा कैथोड है। ये हमारा क्या है, कैथोड है। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा, तो हम पहले ही बता चुके हैं, जिंक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और कॉपर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। मतलब कि यहां से जिंक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। क्या करेगा, त्याग। और यहां से होते हुए ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, कॉपर के पास। कहां जाएगा, कॉपर के पास। अब देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन ये जिंक दे रहा है और कॉपर इलेक्ट्रॉन ले रहा है। लेकिन अब यहां पर एक क्वेश्चन है कि जिंक तो इलेक्ट्रॉन देगा। मान लीजिए यह जिंक है, यह जिंक सॉलिड है, यह इलेक्ट्रॉन देगा। कितना इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये बन जाएगा क्या चीज, Zn++। अब देखो Zn++ जब बना तो क्या होगा कि यह Zn++, यह जिंक जब 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो क्या बनेगा, Zn++। तो Zn+ बन के और कहां आ जाएगा, तो यह जो है यहां पर भी तो आप देखिए इसमें क्या है, Zn++ है, SO4- है। तो यह जिंक इलेक्ट्रॉन देते जाएगा, बदलेगा Zn+ में और वो साल्ट में आकर मिलता जाएगा। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं एक्वस, यानी सॉल्यूशन में आ गया Zn++, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्वस। तो यहां से जिंक 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। अब त्याग तो कर दिया, लेकिन क्या कॉपर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, नहीं।
कॉपर के पास भी तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है। तो यह जो इलेक्ट्रॉन यहां जब आएगा तो ये कॉपर प्लस प्लस है और ये SO4 माइनस माइनस है। ये विलयन में क्या है, कॉपर प्लस प्लस है और ये SO4 माइनस माइनस है। तो यह जो यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसका स्वागत ये कॉपर नहीं करेगा, उसका स्वागत ये कॉपर प्लस प्लस जो विलयन में है वो करेगा। मतलब कि यहां Cu प्लस प्लस जो विलयन में है यानी एक्वस है वह 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के और बना लेगा Cu सॉलिड। क्या बना लेगा, Cu सॉलिड। तो आप देख रहे हैं कि यहां से इलेक्ट्रॉन यहां गया और ये ग्रहण कर लिया, तो ये तो इलेक्ट्रॉन चला गया। लेकिन कहीं भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट प्रदर्शित करने के लिए, मूव करने के लिए परिपथ का पूर्ण होना जरूरी है, इलेक्ट्रिकल सर्किट का कंप्लीट होना जरूरी है। जब तक सर्किट नहीं कंप्लीट होगा तब तक आप देखते होइएगा कि आप अगर एक बल्ब ही जलाना होता है तो क्या करते हैं, एक बोर्ड लेते हैं, एक बोर्ड में एक तरफ से प्लस लाते हैं एक तरफ से माइनस लाते हैं, दोनों आकर के यहाँ पर आता है, यहाँ बल्ब टांग देते हैं होल्डर में, तो सर्किट कंप्लीट हो गया तो बल्ब जलने लगेगा। सीधा सीधी एक दूगो तार लेकर के जाएंगे तब बल्ब कभी जलेगा, नहीं जलेगा। तो यहाँ भी आप देखिए कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तो चला गया, इसने त्याग कर दिया, इसने ग्रहण कर लिया, लेकिन अभी भी एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर रहा है क्योंकि सर्किट यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ है, विद्युत परिपथ यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ है। तो विद्युत परिपथ को पूर्ण करने के लिए, विद्युत परिपथ को स्टैब्लिश करने के लिए, हम कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे यहाँ एक यू आकार के संरचना का इस्तेमाल करेंगे। ये यू आकार की संरचना है, यह यू आकार की संरचना कहलाती है साल्ट ब्रिज। क्या कहलाता है, साल्ट ब्रिज यानी लवण सेतु, साल्ट ब्रिज यानी लवण सेतु। और यहां पर जेली मटेरियल अगर अगर रहता है, अगर ये जेली है, पोरस है, जेली है, स्लिपरी है, यहां दोनों जगह ये चीज रहता है। और इसमें हम लोग K प्लस और Cl माइनस और भी चीज दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल K प्लस एंड इसको साल्ट ब्रिज कहते हैं। अब साल्ट ब्रिज यहां से यहां जब इस दोनों को जोड़ दिया तो आप देखिए अब इलेक्ट्रिक सर्किट पूर्ण हो गया। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हुआ, पूर्ण हो गया। यहां से ऐसे जाकर के ऐसे या फिर यहां से ऐसे यहां आ गया, तो एक साइकिल कंप्लीट हुआ। मतलब अब परिपथ पूर्ण है, अब परिपथ क्या है, पूर्ण है। इसको नोट कीजिए। अब आपका परिपथ पूर्ण है। अब आप देखिए यहां, अब यहां से करंट फ्लो करने लगेगा। अब यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कॉपर से इलेक्ट्रॉन किधर की ओर जा रहा है, सॉरी जिंक से इलेक्ट्रॉन किधर की ओर जा रहा है, कॉपर की ओर। तो हम लोग बाई कन्वेंशनल पढ़े हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर इधर से इधर की ओर जाएगा तो इलेक्ट्रिक करंट इधर से इधर की ओर आएगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये करंट है। क्या है, ये करंट है। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा करंट इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में मूव करता है। तो आप इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया तो करंट इधर से इधर फ्लो होगा, जो गैल्वेनोमीटर दिखाएगा कि हाँ इससे इतना वोल्ट का करंट फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है। इस प्रकार से आप यहां पर बता सकते हैं। ये सेल सेटअप हुआ, जिस सेल का नाम क्या है, डेनियल सेल। तो आप देखिए इसमें रासायनिक ऊर्जा था, इसमें रासायनिक ऊर्जा था,
यह रासायनिक ऊर्जा बदल गया किस ऊर्जा में? विद्युतीय ऊर्जा में। कॉपर और जिंक आपस में रिएक्ट किए, आपस में प्रतिक्रिया किए और ये बदल गया किस चीज में? विद्युतीय ऊर्जा में। हम उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब यहां और भी बात समझना, सारी बातों को मैं समझाऊंगा। यहां पर आप देखिए कि यहां इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, तो त्याग होने की घटना क्या कहलाती है? ऑक्सीडेशन। क्या कहलाती है? ऑक्सीडेशन। तो इसका नाम होगा ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऑक्सीकरण अर्ध सेल। यहां इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुआ तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? रिडक्शन हाफ सेल। रिडक्शन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, दोनों आधा आधा है। दोनों क्या है? आधा आधा है। अब दोनों को यदि हम जोड़ देते हैं, दोनों को यदि हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, तब हमारा पूरा सेल बन जाएगा। तब हमारा पूरा क्या होगा? सेल बन जाएगा। अब जोड़ते हैं कैसे वो हम लोग देखेंगे। उससे पहले जोड़ने का बात जब सिखाए, फिगर यहां सामने में है तो एक बात और समझा दूं। अब यहां से आप देख रहे हैं कि जिंक जो सॉलिड था वह बदल रहा है किस चीज में? Zn++ में। मतलब जिंक जो ही 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो जिंक क्या होगा? जिंक डबल प्लस में बदलेगा और वह डबल प्लस कहां आ जाएगा? सॉल्यूशन में आ जाएगा। तो जब सॉल्यूशन में आ जाएगा तो धीरे धीरे जिंक तो खत्म होता जाएगा ना, और धीरे धीरे जिंक जब सब खत्म हो जाएगा इसका मतलब सेल डेड हो गया, सेल खत्म हो गया। तो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, बदलेगा किस चीज में? Zn++ में। तो यहां से क्या होगा? इस तरह से आप देखिए कि यह जो जिंक है वो धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। क्या होगा? छोटा होता जाएगा। तो जिंक अब कमजोर हो रहा है और यहां Zn+ की मात्रा क्या हो रही है? बढ़ रही है। सॉल्यूशन में Zn+ बढ़ रहा है। चूंकि यहां पर ये सॉल्यूशन का जो Cu++ है वह Cu++ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बन रहा है? Cu बन रहा है। तो यह Cu फिर क्या होगा? यह Cu इस पर जाकर के जमा होगा। इस तरह से Cu जमा होता चला जाएगा। तो आप देख रहे हैं एक तरफ क्या हो रहा है? कॉपर जिंक घट रहा है, एक तरफ कॉपर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब यहां देखो साल्ट ब्रिज क्या करता है। तो पहला बात तो समझ गए कि साल्ट ब्रिज क्या किया? दोनों को जोड़ दिया, विद्युत परिपथ को पूरा कर दिया। दूसरा ये भी काम है कि यहां से अभी जो जो जिंक घटता जाएगा तो इस एक्वस सॉल्यूशन में Zn++ की मात्रा बढ़ती जाएगी। अब Zn++ जब बढ़ता जाएगा तो इतना ज्यादा Zn+ हो जाएगा कि अब जो ये जिंक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो जिंक प्लस में बदलेगा, वह प्लस यह प्लस में विकर्षण हो सकता है। अब विकर्षण जब होगा तो इस जिंक को यह Zn++ इलेक्ट्रॉन त्यागने नहीं देगा। इलेक्ट्रॉन त्यागने नहीं देगा। और जब इलेक्ट्रॉन त्यागने नहीं देगा तो इलेक्ट्रिक करंट का बहना बंद हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद हुआ, इलेक्ट्रिक करंट का बहना बंद हुआ। तो क्या होता है यहां पर कि यहां पर आप देख रहे हैं कि Zn+2 का सांद्रण बढ़ रहा है। तो इसमें डाले क्या है साल्ट ब्रिज में? K+ और Cl-। यहां से Cl- मूव कर करके और यहां आ जाएगा और यह जो है Zn++ यह 2 ठो Cl- लेकर के और बना लेगा ZnCl2। क्या बना लेगा? ZnCl2 जो सॉलिड होगा और यह आकर के यहां पेंदी में बैठ जाएगा। तो Zn++ का सांद्रण घटा दिया। इसी तरह से अब यहां देखिए, इसमें अगर आप आते हैं तो अब क्या हुआ? Cu++ 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बन जा रहा है? Cu। Cu बन के कहां जमा हो रहा है? ये कॉपर पर जमा हो जा रहा। तो
तो यहां बच क्या जा रहा है, SO4 माइनस माइनस, तो सब में भर जाएगा SO4 माइनस माइनस, SO4 माइनस माइनस, इसका सांद्रण बढ़ता जाएगा। और जब SO4 माइनस माइनस बढ़ता जाएगा तो स्वाभाविक है कि यहां पर जब यहां से इलेक्ट्रॉन आएगा तो उस इलेक्ट्रॉन को ये आने नहीं देगा, ये इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, विकर्षित करेगा, दूर भागाएगा, और दूर भागाएगा तो इलेक्ट्रॉन इधर इन नहीं कर पाएगा। दूसरी बात ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब ज्यादा Cu प्लस SO4 माइनस माइनस हो जाएगा तो वह Cu प्लस में जो टूट रहा है उसको टूटने ही नहीं देगा। जो ही ये टूटेगा फिर दूसरा SO4 लेकर के CuSO4 बना लेगा, तो यहां भी इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो बंद हो जाएगा। तब ये साल्ट ब्रिज क्या करेगा कि यहां से K प्लस को इधर भेजेगा, और K प्लस को भेजेगा तो वह SO4 माइनस को एक्सेप्ट करके ये 2K प्लस और ये SO4 माइनस माइनस मिल करके क्या बना लेगा, K2SO4 बना लेगा। तो यहां पर SO4 का सांद्रण घटेगा तो यह मतलब फिर से देना शुरू करेगा और इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो जारी रहेगा। तो आपने देखा पहला काम साल्ट ब्रिज का क्या था, विद्युत परिपथ को, इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट किया। दूसरा क्या फंक्शन था, दूसरा फंक्शन था कि यह दोनों सॉल्यूशन को, दोनों जो सॉल्यूशन है एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, उसको विद्युतः उदासीन भी किया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी किया, दोनों को न्यूट्रलाइज भी किया। यह K प्लस दे करके इसको न्यूट्रलाइज किया, Cl माइनस दे करके इसको न्यूट्रलाइज किया। तो ये दो साल्ट ब्रिज के कार्य हैं, जिसको हम लिख देंगे। यहां पर एक बात और समझना है, एक बात हम बताए थे निगेटिव और पॉजिटिव, तो एनोड में हमेशा ये चीज निगेटिव होगा। क्या होगा, ये निगेटिव, और ये होगा पॉजिटिव। ये क्या होगा, पॉजिटिव। इसलिए भी इसको दो तरीके से समझना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पे है कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज, तो माइनस का अट्रैक्शन किससे होगा, प्लस से होगा, इसका मूवमेंट इधर से इधर होगा। इसलिए एनोड हमेशा निगेटिव और कैथोड हमेशा पॉजिटिव होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस लेक्चर में आप लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल समझे होंगे। और यहाँ पर एक बात और समझाना है, सेल रिएक्शन। तो आज के लेक्चर में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा यह हमको देखकर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप लोग को जो भी समस्या होगी उसको हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।